नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर है। 4 साल में सबसे साफ हवा में दिल्ली ने ली सांस। बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश और आंशिक लॉकडाउन के चलते राजधानी के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली वालों ने इस महीने यानी अगस्त में बीते 4 सालों के दौरान सबसे साफ हवा में सांस ली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने इसकी तस्दीक की है और माना जा रहा है कि हवा की ये क्वालिटी अगले कुछ और हफ्तों तक बनी रह सकती है। 23 अगस्त को दिल्ली में AQI का स्तर 53 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक था। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ और दिनों के दौरान बारिश का अनुमान लगाया है और यदि ऐसा हुआ तो अगस्त महीने की हवा बीते 5 सालों के दौरान की सबसे साफ हवा मानी गई है। इसी वजह से संतोषजनक वैज्ञानिकों ने कहा है कि सितंबर का महीना भी कुछ साफ हवा के साथ गुजरने वाला है, जो अगस्त के महीने की तरह ही बीत सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बाढ़ से बेहाल, 16 जिलों के 644 गांव अब भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर बाढ़ से परेशान हैं। राज्य के 16 जिलों में कम से कम 644 गांव बाढ़ से बेहाल हैं। इनमें से 562 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सरकार के मुताबिक ये गांव अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया समेत कई जिलों के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 300 गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। इसके साथ ही गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। NDRF और SDRF की 9 टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू और शारदा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदियों के जल स्तर की निगरानी की रखी जाए और आसपास के गांवों में पानी भरने से पहले ही मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। डीजल के दाम में मामूली कमी, दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। करीब एक महीने से ज़्यादा समय से स्थिर पड़े डीजल के दामों में गुरुवार को मामूली कमी देखी गई। सरकारी तेल कंपनियों ने दिल्ली में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 16 पैसे और देश के अलग अलग शहरों में 17 पैसे की कटौती की है। हालांकि इस कटौती के बावजूद पूरे देश में गुरुवार को डीजल के दाम करीब करीब स्थिर रहे। ये हालात तब हैं जबकि बीते एक हफ्ते से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। औसतन इसके दाम गिरे ही हैं, लेकिन देश के उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा नहीं मिला। पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो बुधवार को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपये पर टिका हुआ है तो डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.40 रुपये हो गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रोजगार संकट बढ़ गया है। शहरों में हर 10वां आदमी बेरोजगार हो गया है। हरियाणा में हर तीसरा आदमी बेरोजगार हो गया है। देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया है। अगस्त में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35% हो गई है, जो कि जुलाई में 7.43% थी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते संगठित क्षेत्र में नौकरियों में कटौती तो ग्रामीण इलाकों में खेती का काम कम हो जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 1 सितंबर के आंकड़ों के आधार पर यह बताया है। शहरों में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.15% से बढ़कर 9.83% पहुंच चुका है। मतलब हमारे शहरों में हर 10वां आदमी बेरोजगार है तो गांव में बेरोजगारी दर 6.66% से बढ़कर 7.65% हो गई है, यानी करीब हर 8वां आदमी बेरोजगार। सबसे बुरा हाल हरियाणा का है। CMII के मुताबिक यहां अगस्त में बेरोजगारी की दर 33.5% रही। मतलब हरियाणा राज्य का हर तीसरा आदमी बेरोजगार है।
सबसे बेहतर हालत कर्नाटक की है, जहां सिर्फ 0.5% लोग ही बेरोजगार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनियों को एसई से राहत, एजीआर बकाया चुकाने के लिए मिले 10 साल। एजीआर बकाया संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। हालांकि सभी कंपनियों को फिलहाल 10% अग्रिम रकम जमा करवाने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बकाया जमा करवाने में देरी होती है तो कंपनियों को ब्याज, जुर्माना और कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने कंपनियों से कहा है कि वो किस्तों में अपना बकाया चुकाएं, जिसकी पहली तारीख 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और आखिरी तारीख 31 मार्च 2031 तय की गई है। कंपनियों को सालाना किस्त चुकाने के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गई है। भारतीय एयरटेल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि सरकार 20 सालों का वक्त देना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने 10 साल का ही दिया है। अब ये कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो इस फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या नहीं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को राहत मिली है। कोरोनिल नाम यूज कर सकेगी पतंजलि। कोरोनिल ब्रांड नेम के मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। टॉप कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल पूरा मामला पतंजलि के कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द को लेकर है, जिस पर चेन्नई की एक कंपनी ने दावा ठोका है। कंपनी के मुताबिक कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, इसलिए पतंजलि इसका इस्तेमाल ना करे। मामले की सुनवाई पहले मद्रास हाई कोर्ट में हुई थी। तब कोर्ट की सिंगल बेंच ने पतंजलि पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए इस ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। फिर मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी और कोरोनिल शब्द के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इसके बाद चेन्नई की कंपनी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से ही मना कर दिया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर कफील की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव, उम्मीद है आजम खां को भी मिलेगा इंसाफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान के जेल से रिहा होने का स्वागत किया है। अब अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि उन्हीं की तरह झूठे मुकदमों में फंसाए गए वरिष्ठ सपा नेता आजम खां को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों का अन्याय व अत्याचार हमेशा नहीं चलता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मंगलवार मध्य रात्रि मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद कफील ने बातचीत में अदालत का शुक्रिया अदा किया। बता दें, रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, अवैध निर्माण कराने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उनके अलावा बेटे अब्दुल आजम और पत्नी तंजीम फातिमा भी जेल में है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर हैंडल हैकर ने मांगे बिटकॉइन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट www.narendramodi.in का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। साइबर अपराधियों ने इसे हैक कर एक ट्वीट लिखा, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में बिटकॉइन दान देने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, एक दूसरे ट्वीट में हैकर ने अपना नाम भी जाहिर कर दिया है और लिखा कि ये अकाउंट जॉन बिक ने हैक किया है और हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। हालांकि अब ये दोनों ट्वीट हटा दिए गए हैं और स्थिति को संभाल लिया गया है। पीएम की पर्सनल साइट के ट्विटर हैंडल को 25 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना टेस्ट का रिकॉर्ड 24 घंटे में 11,70,000 टेस्ट हुए। बुधवार को पहली बार देश में 24 घंटे में 11,70,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। ये नया रिकॉर्ड है। हालांकि सरकार ने कुछ और आंकड़े जारी कर भी अपनी पीठ थपथपाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 76.98 हो गया है और डेथ रेट भी गिरकर 1.75 पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोविड केस फैटिलिटी रेट्स यानी CFR बेहद कम है। ग्लोबल लेवल पर CFR की दर 3.3% है, वहीं भारत में ये
1.76 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में प्रति मिलियन आबादी पर संक्रमण से मौत भी दुनिया में सबसे कम है। कोरोना संक्रमण से मौत में वैश्विक औसत प्रति 10 लाख आबादी में 110 मौत हैं, जबकि भारत में ये प्रति 10 लाख आबादी पर 48 मौत हैं। वहीं दूसरे देश में जैसे यूके में 611, ब्राज़ील में 576, यूएस में 570, मैक्सिको में 505, कोलंबिया में 393, ईरान में 257, साउथ अफ्रीका में 240 और रूस में 119 मरीजों की मौत प्रति 10 लाख की आबादी पर हो रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता बढ़ने पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ता है। समझिए पूरा नियम। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी CEA मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस राशि का सीधा संबंध महंगाई भत्ता यानी DA से होता है। जब जब DA बढ़ता है तब तब CEA भी बढ़ता है। 7 पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार प्रति बच्चा मासिक 2250 बाल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ाया जाता है तब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी अपने आप 25% बढ़ जाता है। DOPT मानदंड के अनुसार एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी केवल 2 बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का पात्र होता है। हालांकि एक दिव्यांग बच्चे के मामले में CEA 4500 रुपये प्रति माह हो जाता है। CEA के अलावा एक केंद्रीय कर्मचारी 6750 रुपये की मासिक छात्रावास सब्सिडी के लिए भी पात्र होता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को स्पष्ट करते हुए DOPT के मानदंडों में बताया गया है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस राशि 2250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होगी। 2250 रुपये की यह राशि सरकारी सेवक द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद तय है। DOPT के नियमों में आगे कहा गया है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 4500 रुपये प्रति माह निर्धारित है, यानी सामान्य बच्चे के केस में दी जाने वाली राशि से दोगुना है। हालांकि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो उनमें से केवल एक ही CEA के दावे के लिए पात्र होगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।